अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तेरा इश्क जानलेवा पार्ट 9। नाज़िर एवान शिकस्ता सा सलाखों के पीछे बैठा था। दिलावर का कुछ अता पता न था। अपने लेदर की फैक्ट्री में लगी आग और शाजिर एवान के हार्ट अटैक की खबर ने उसे बिल्कुल निढाल कर दिया था। ऊपर से रईस जैसे लोग भी उसका साथ छोड़ चुके थे, जिनकी वजह से वो इस हाल तक पहुंचा था। बर्ज़ल इब्राहिम, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बर्ज़ल इब्राहिम से नफरत थी कि बढ़ती चली जा रही थी। तभी एक सिपाही ने उससे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। कोई मिलने आया है। नाज़िर एवान अपने किसी प्यारे को देखने की चाह में झटके से उठा था, मगर बर्ज़ल इब्राहिम को सामने पाकर वो चौंका था। फिर नफरत और गुस्से की शिद्दत से फट पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या ये सब करके मेरी फैक्ट्री में आग लगाकर तुम जीत गए हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि नाज़िर एवान क्या कुछ कर सकता है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि अपनी अना की तस्कीन के लिए नाज़िर एवान इतना गिर सकता है कि अपनी बहन की जान भी ले सकता है। बर्ज़ल के सपाट लहजे पर वो चौंका था। तुम कहना क्या चाहते हो? कौन है मेरा दुश्मन जो तुमसे सब करवा रहा है? कौन? बोलो। क्या वो रफ़ीक है जो भाग गया था यहाँ से? मुझे उस पर शक था कि वही है तुम्हारे पीछे। क्या लगते हो उसके बेटे हो क्या? अरे जो मर्जी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बस मुझे यहाँ से निकलने दो। बस एक दफ़ा तुम सबको देख लूँगा, और अपनी बेटी को भी। तुमसे तलाक। मेरी बीवी का नाम भी मत लो अपनी ज़बान से नाज़िर एवान, क्योंकि तुम तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो, जिसने अपनी बेटी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए दिलावर को भेज दिया। अपनी सगी बेटी की इज्जत पर हाथ डलवाने वाला एक बाप कैसे हो सकता है? बर्ज़ल के ठंडे लहजे पर नाज़िर एवान सुन हुआ था। अफसोस तो तुम्हें हुआ होगा दिलावर की मौत का सुनकर, और अपनी बेटी का जिंदा बच जाने पर। मार दिया तुमने दिलावर को। वो बाप क्या इंसान कहलाने के लायक भी न था। बर्ज़ल ने तासुफ से उसे देखा। तो क्या करना चाहते थे तुम? फारसिया को नुकसान पहुंचाकर मुझे जेल के अंदर करने के लिए फारसिया को कुर्बान करना चाहते थे ना, ताकि तुम मुझे आसानी से मार सको, जैसे आज से 15 साल पहले तुमने एक इब्राहिम नामी इंसान के साथ किया था, है ना? वो 2 पल को रुका। अब समझ में आया कि तुमने मेरी मम्मा को कैसे मौत दी होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान ही ये काम कर सकता था, और तुम वो हो। अब की बार ठिठकने की बारी नाज़िर एवान की थी। नाज़िर एवान का दिमाग जो पहले उन हादसों के सदमे मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, अब तो सुन होकर ही रह गया था। मैं मिसेस आयशा और इब्राहिम का बेटा हूँ, जो बदकिस्मती से तुम्हारी बहन थी। बर्ज़ल के लहजे में काट थी। ऐसा कैसे? आयशा की तो बेटी थी, वो जिसे अगवा करवाया था। नाज़िर एवान के मुंह से निकले इन अल्फाज को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था बर्ज़ल ने, और वरना दिल तो कर रहा था कि उसे मुक्का मार कर मुंह नोच ले, जिसने उसके माँ बाप को अब्दी नींद सुला दिया था और मासूम सी बच्ची के साथ भी जुल्म किया था। आयशा का बेटा था बर्ज़ल इब्राहिम, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देने, ताकि कुछ तो तुम्हारे गुनाहों का कुफारा हो सके। कैसे इतना बोझ लेकर आगे जाओगे? नाज़िर एवान ने अब की बार गौर से देखा तो वो उसी इब्राहिम का बेटा लगा, जिसे उसने झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर ही मार दिया था, और आयशा को घर जाकर मौत की गहरी वादी में ढकेल दिया था। पहले जितनी बार भी वो उससे मिला था, हमेशा नफरत और गुस्से की आग में जलता। वो उसके नखोश पर ध्यान देने से कासिर रहा था, जो हूबहू इब्राहिम से मिलते थे। तुम्हारी बदकिस्मती कि मैं इस वक्त रफ़ी चाचू के साथ था, और शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी, इसलिए तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा। तुम्हारे किए का काम तुम हिसाब लेने, जो तुमने मेरे प्यारों के साथ किया। नाज़िर एवान, बर्ज़ल इब्राहिम के लबो लहजे में उसके लिए सर्द महरी और नफरत साफ महसूस की जा सकती थी। नाज़िर एवान उसके करखत अंदाज पर घबराया था, मगर फिर जेल का ख्याल आते ही रिलैक्स हो गया था, इस चीज़ से बेखबर कि बर्ज़ल तंजिया निगाहों से उसे देख रहा था। अफसोस नाज़िर एवान, तुम्हारी ये जेल जिसमें तुमने अपना राज बनाया हुआ था, ये भी तुम्हें मुझसे महफूज न रख पाएगी। बर्ज़ल ने कहते हुए अपने हाथ में पकड़ा एक बॉक्स सामने किया, जिस पर नाज़िर एवान की नज़र अब उठी थी। क्या करने लगे हो तुम? सिपाही शौकत, वो खौफ का शिकार होकर चिल्लाने लगा, और बर्ज़ल यही चाहता था कि डर और खौफ से ही मर जाए,
ताकि उसे याद आए कि उसने क्या क्या जुल्म किए हैं। अफसोस कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। वो देख रहे हो, ये साउंड प्रूफ आला है। इससे तुम्हारी चीखो पुकार कोई नहीं सुन पाएगा सिवाय मौत के फरिश्तों के। बजल ने छत की तरफ इशारा किया था, जहाँ काले रंग का मखनातीसी शक्ल का एक आला छत से चिपका हुआ था। और ये कैसे किया था, इसका जवाब मांगने की नाज़िर ऐवान में अब हिम्मत ही ना थी और ना ही ज़रूरत रही थी। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे दामाद की तरफ से। बजल ने वो बॉक्स ओपन करके जेल में फेंक दिया और उसमें से निकलने वाले 2 बिच्छुओं को देखता नाज़िर ऐवान खौफ से थरथराने लगा था। ये तुम्हें मार देंगे या तुम इन दोनों को मार दोगे। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करना है, मर तो तुम कल ही जाओगे। बर्जल ने कहते हुए वापसी को कदम मोड़े थे और पीछे सिर्फ नाज़िर ऐवान की बचाओ बचाओ की आवाज़ें थीं, जो कि उस जेल के अंदर ही दबकर रह गई थी। बर्जल घर आया तो रात के 9 बज रहे थे। मिस जोना से हैदर के बारे में पूछता उसके कमरे में चला आया, जहां वो और फारसिया बातों में मसरूफ़ थे। क्या हो रहा है? वो खुश मिजाजी से पूछने लगा। कुछ नहीं, मैं और भाभी बातें कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी मुझसे तो बातें नहीं करती। बर्जल के शिकायती लहजे पर फारसिया ने नज़रें झुकाई थी। आप प्यार से करेंगे तो भाभी भी करेंगी ना, क्योंकि आप तो हर टाइम आग। हैदर ने उसे अपनी तरफ घूरते पाकर जबान दांतों तले दबाई थी, वरना हो सकता था कि बर्जल उसकी गर्दन ही दबा देता। चलो ये तरीका भी आजमा लेंगे। फारसिया, तुम ज़रा 1 कप कॉफ़ी तो ले आओ कमरे में, मिस जोना ने बना दी होगी। बर्जल ने नरमी से कहा, जिस पर वो सर हिलाती कमरे से निकल गई। हैदर, तुम्हें एक काम करना होगा। फारसिया के जाने के बाद बर्जल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या काम है भाई? पहले प्रॉमिस करो कि तुम चाचू को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। यह हम भाइयों का सीक्रेट है, अपनी बहन को वापस लाने के लिए। बर्जल का इशारा सर रफ़ी की तरफ था। ओके, मैं चाचू को कुछ नहीं बताऊंगा, हैदर ने यकीन दिलाया, जिस पर बर्जल इब्राहिम ने उसे कुछ समझाने लगा। जब 15 मिनट बाद बर्जल कॉफ़ी का कप लिए अपने कमरे में आया तो फारसिया वार्डरोब से अपना नाइट ड्रेस निकाल रही थी। बर्जल ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए फारसिया को अपने बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ लिया कि वो, जो उस इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार न थी, धक सी रह गई। ये आप क्या? प्यार करने की छोटी सी कोशिश, क्योंकि मैं बातों से ज़्यादा अमल करने को प्यार समझता हूँ। उसकी बात उचक कर कहता वो अपनी गिरफ्त और मजबूत करने लगा। आप सुबह परेशान थे। फारसिया की सुई उसकी सुबह के रद्द अमल पर ही अटकी थी। बजल ने गहरा सांस लेते उसका रुख अपनी तरफ किया। हाँ, मैं कुछ परेशान था, इसलिए तुम्हें भी नज़रअंदाज किया, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बर्जल ने कहकर उसकी रोशन पेशानी पर बोसा दिया। नैनी कौन है? उसके दिल में जो जो सवाल उभर रहे थे वो सब के जवाब चाहती थी। बर्जल ने उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी साथ टिक गया। नैना हमारी बहन है, हैदर की छोटी बहन है। वो आज से 15 साल पहले वो 6 साल की थी जब उसे अगवा किया गया था। 5 साल पहले मैं उस तक पहुंच सका था। मेरी उस पर नज़र थी और सुकून था कि वो महफूज है। बस उसे वापस घर लाने पर मैं काम कर रहा था कि आज सुबह मुझे खबर मिली कि नैनी को मुल्क से बाहर लेकर जाया जा चुका है, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ओह, तो अब क्या करेंगे आप? वहाँ जाएंगे क्या? फारसिया हकीकतन परेशान हुई। नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही है। कहाँ है ये भी कुछ दिनों तक पता चल ही जाएगा, इंशाअल्लाह। फारसिया के पुरखुलूस लहजे पर बर्जल के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट चमकी थी। उसने नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया था। तुम जानती हो कि तुमसे मोहब्बत करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? मेरा डर? फारसिया के मुंह से बेइख्तियार निकला तो वो कहकहा लगा गया, जिस पर हुजल सी हो गई वो। बिल्कुल नहीं, वो वजह तुम्हारी मासूमियत थी, मगर अब लग रहा है कि इतनी भी मासूम नहीं हो तुम जितनी मैं समझ रहा था। वो महफूज होता हुआ बोल रहा था। चालाक हो क्या? वो खुफगी से देखने लगी। हाँ, बहुत चालाक, कि मुझे पता भी नहीं लगने दिया और मुझे लूट भी लिया तुमने। उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुका था वो। फारसिया, जो उसके बोझल लहजे और कुर्बत पर पजल होकर रह गई थी, उसकी भरपूर शरारतों पर सटपटाकर इधर उधर पनाह की तलाश में देखने लगी, मगर आखिरकार उसके सीने में ही छुपकर पनाह लेनी पड़ी, जो अपनी भरपूर मोहब्बत का यकीन अपने अमल से दिलाता उसे अपने मजबूत हिसार में कैद कर चुका था। नाज़िर ऐवान मर गया।
बर्ज़िल इब्राहिम को ये इत्तला सुबह 7 बजे ही मिल चुकी थी और तब से वो अपने कमरे में चक्कर लगाता फार्सिया के बारे में सोच रहा था कि उसे ये खबर देनी चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो किस तरह रोका जाए, और अगर हाँ तो कैसे, और इससे कैसे उसे इस गम से दो चार किया जाए। आज बर्ज़िल इब्राहिम अपने माँ बाप के कातिल को अपने अंजाम तक पहुंचाकर पुरसुकून हो गया था, वरना 15 सालों से वो अजियत में मुब्तला था कि उसके माँ बाप का कातिल कैसे घूम फिर रहा है, जिसने एक बहन को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था और इब्राहिम को किसी जाली केस में गिरफ्तार करवाकर पुलिस मुकाबले का नाम देकर अब्दी नींद सुला दिया था। बर्ज़िल इब्राहिम तब अपने चाचू चची और हैदर के साथ अपनी आंसा फूफू के पास गया हुआ था, जबकि नैना, जिसकी आयशा के साथ बहुत बनती थी, वो आयशा के साथ ही रुक गई थी, जिससे नाज़िर रहमान को लगा कि आयशा की एक बेटी है जिसे उसने अगवा कर दिया, मगर बाद में अगवा करने वाला आदमी फरार हो गया तो नाज़िर रहमान ने इस खबर को कुछ अहमियत न दी, बल्कि जान छुट्टी कहकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। रफ़ी, जो आंसा के शौहर भी थे और इब्राहिम के कज़िन भी, उसकी मदद से ही बर्ज़िल इब्राहिम यहाँ तक पहुँच पाया था, क्योंकि आयशा की फ़ैमिली के बारे में इब्राहिम के अलावा कोई नहीं जानते थे, इसलिए बर्ज़िल को उनको ढूंढने में काफ़ी अरसा कोशिश करनी पड़ी थी, और आज उसकी ये कोशिश रंग लाई थी। वो फारसिया के मोबाइल पर बार बार आती महापारा बेगम की कॉल देख चुका था, इसलिए एक फैसले पर पहुँचते हुए उसने कॉल पिक कर ली। फारी, तुम्हारे पापा नहीं रहे। महापारा बेगम की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। ओके, वो जनाजे के टाइम आ जाएगी, मगर एक बात मिसेस ऐवान। महापारा बेगम, जो उसकी आवाज़ पर चौंकी थी, उसकी बात पर बोलते बोलते रुक गई। फारसिया के साथ अगर किसी ने भी मिसबिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपने बेटों से भी कह दीजिएगा, बिना सबूत अगर उन्होंने फारसिया के सामने मेरा नाम लिया तो वो भी अपनी गिनती शुरू कर ले, क्योंकि आयशा इब्राहिम का खून इतना सस्ता ना था। बर्ज़िल इब्राहिम के लहजे में क्या कुछ न था, वार्निंग, गुस्सा, और आखिर में जिस रात से उसने पर्दा उठाया था। दूसरी तरफ महापारा बेगम तो शजदर से अपने बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। वो हकदक सी बार बार बर्ज़िल इब्राहिम के आखिरी अल्फाज याद कर रही थी। आयशा का बेटा है ये, आयशा का। महापारा ने आंखों में आए आंसुओं को हाथ से साफ किया। वो तो आयशा पर क्या किया एक एक जुल्म जानती थी। तो तुम इस गुनाह में भी सरखुरू हो गए बर्ज़िल, कसास तुम्हारा हक था। वो हौले से बोली। अब उनको पता था कि क्या करना है, इसलिए अपने दोनों बेटों का इंतज़ार करने लगी ताकि उनको सच बताकर उनके अंदर पलने वाले इंतकाम को ख़त्म कर सके। बर्ज़िल ने फारसिया को ये खबर देते हुए बड़ी नरमी से उसे संभाला था, क्योंकि वो जिस तरह टूट कर बिखरी थी, बर्ज़िल को अंदाज़ा हो गया था कि वो भी एक आम सी बेटी थी, जो अपने बाप की सख्ती और जुल्म से वाकिफ़ होकर भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। सुलेमान खदशात की बिना पर ऐवान हाउस में फारसिया के साथ जाना चाहता था, मगर बर्ज़िल ने उसे मना कर दिया और ख़ुद साथ आया था। फारसिया को अंदर भेजकर वो खुद बाहर ही खड़ा रह गया था। वो उस घर में दाखिल नहीं होना चाहता था, इसलिए 3 घंटे वो गाड़ी में ही बैठा रहा और साथ वो अंदर की सारी खबर सुलेमान से लेता रहा, जिसने ऐवान हाउस के कैमरे हैक किए हुए थे। फारसिया के भाइयों ने बर्ज़िल को देखकर सिवाय घूरने के और कोई रिएक्ट नहीं किया था, और क्यों नहीं किया था ये बर्ज़िल अच्छी तरह जानता था। आप जनाजे के साथ नहीं जाएंगे? सूजी आंखें लिए वो रोती हुई उसके सामने खड़ी थी। मेरा बस चलता तो मैं नाज़िर रहमान को कब्र भी नसीब होने ना देता, और तुम जनाजे की बात करती हो। बर्ज़िल ने अपने से कुछ फासले पर नाज़िर रहमान की लाश को सर्द निगाहों से देखा था, मगर फारसिया का ख्याल करते हुए बोल उठा, मुझे ज़रूरी काम है, तुम चलो अब, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ कुछ दिन। फारसिया की भीगी आवाज़ पर बर्ज़िल ने दाँत पीसकर मुट्ठियाँ भींच ली थी। उसने बमुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से बाज रखा था। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर तुम्हारे भाई तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से खुश नहीं है, और तुम जानती हो कि किस तरह के हालात रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आप फिक्र ना करें, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मम्मा बहुत रो रही है और मुझे भी मम्मा के पास रहना है। बर्ज़िल ने देखा, जिसकी आंखें मुसलसल रोने के बाद सुर्ख हो चुकी थी। बर्ज़िल का दिल कट कर रह गया, मगर सिर्फ फारसिया के गम से, वरना नाज़िर रहमान को 100 दफ़ा और मारने को तैयार था।
ओके, मैं कल लेने आ जाऊंगा तुम्हें, अपना ख्याल रखना। बर्जल ने झुककर उसकी पेशानी चूमी थी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। फारसिया ने महसूस किया था कि पिछले 5 घंटों से उसने एक दफ़ा भी फारसिया के साथ उसके बाबा के मरने का अफसोस नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि बर्जल को अफसोस तो था ही नहीं, बस खुशी थी जिसको वो छुपा रहा था। आप भाभी को वहाँ क्यों छोड़ आए? हैदर को फारसिया का वहाँ रुकना पसंद नहीं आया था, और ये कहना गलत ना होगा कि जहर तो बर्जल को भी लग रहा था। मेरी बीवी का बाप मरा है हैदर, एक बेटी का बाप। अब मैं एक बेटी की फीलिंग्स कैसे हर्ट करता? बट डोंट वरी, एक रात की तो बात है। दूसरा, मेरी उस पर क्या, उस घर के एक एक बंदे पर नज़र है। उस घर के बाहर 2 गार्ड्स है जो मेरे बंदे हैं। उस घर के अंदर एक मुलाजमा है जो मेरे लिए काम कर रही है। सो अब तुम उसकी टेंशन मत लो। बर्जल ने उसे रिलैक्स किया, जिस पर वो खुद भी रिलैक्स हो गया। मिस जोना, कॉफ़ी प्लीज़। बर्जल ने मिस जोना को मुखातिब किया, जिस पर वो सर हिलाकर किचन में चली गई। ये सुलेमान भाई कहाँ जा रहे हैं इतने ज़्यादा तैयार शैयार होके? हैदर ने सुलेमान को सर से लेकर पाँव तक देखा था, जो ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट और ब्लैक लेदर की जैकेट में बिला बला का हैंडसम भी लग रहा था। कोई डेट का सीन है क्या? हैदर की आंखें टपटपाने पर वो उसे एक मुक्का लगाता बाहर चला गया। कुछ गड़बड़ है भाई, हैदर ने बर्जल की तवज्जो उस तरफ दिलाई जो कि अपने मोबाइल पर बिजी था। कोई गड़बड़ नहीं है हैदर, वो तुम्हारी तरह चोरी छुपे कुछ नहीं करता है। मतलब? वो समझ ना पाया। तुम सहारा फाउंडेशन में किस लड़की से मिलने गए थे? बर्जल के बराह रास्त पूछने पर हैदर करंट की तरह उछला। मैं गया था। कब कब? किसने कहा? वो अच्छा भला गड़बड़ा गया था। क्या अब उस लड़की के कपड़ों का कलर भी बताऊं, या उसकी वो वार्निंग जो वो तुम्हें देकर गई? बर्जल की खश्मगीन निगाहों पर वो रूहान सा हो गया। आपने फिर से अमजद को मेरे पीछे लगा दिया। बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है। जी बिल्कुल होती है, मगर बंदे की, तुम जैसे बंदर की नहीं। अब की बार जाओ तो ज़रा हिम्मत से जाना और 2 टोक बात करना। अगर उसे इज्जत देना चाहते हो तो पहले उसे अपनी इज्जत बनाओ। बर्जल उठ खड़ा हुआ, मिस जोना के हाथ से कॉफ़ी का मग लेता वो अपने कमरे में चला गया, जबकि हैदर बर्जल की बात पर खुश होता। ओह सॉरी, पहली बात पर नाराज़ और दूसरी बात पर खुश होता। अब आइंदा की मुलाकात के बारे में सोचने लगा, जिसमें वो सब बता देना चाहता था और प्रपोज भी करना चाहता था। ओह शुक्र है तुम आ तो गए। शाहाना एक अदा से सुलेमान के साथ लगी थी, जिसने आगे से भी गर्मजोशी दिखाई थी। तुम्हें पता तो है डार्लिंग कि बर्जल इब्राहिम को डॉज देकर आना कितना मुश्किल काम है। वो सोफे पर टिकता कहने लगा। तो कब तुम्हारा काम ख़त्म होगा? जब तुम उस बर्जल इब्राहिम की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए होंगे? शाहाना ने हमेशा की तरह सवाल किया। बहुत जल्द। मैं खुद बहुत तंग आ चुका हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं शाहाना, उस शख्स का हुक्म मानना कितना मुश्किल काम है, जिससे आप हद से ज़्यादा नफ़रत करते हो, और मेरी नफ़रत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। उन दोनों भाइयों के लिए जिनको ये नहीं पता कि मैं ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। हा हा हा। सुलेमान एक कहकहा लगाता शाहाना के हाथ से वाइन का ग्लास पकड़ चुका था। वो है कि मुसलसल मेरे सनी से बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, जिसे वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। वो तो उनके सामने है। शाहाना महफूज हो रही थी। अभी तो खेल शुरू हुआ है डार्लिंग। तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैं उस बर्जल इब्राहिम का एतमाद जीतने में कामयाब हुआ, और किस कदर डिग्रेड किया उसने मुझे, और मैं बर्दाश्त करता रहा। और वो थप्पड़ जो 4 दिन पहले उसने मुझे सबके सामने मारा, वो सूज समेत लौटाऊंगा मैं उसे। तुम देखती जाओ बस। भीजे भीजे लहजे में वो कह रहा था। सुलेमान की आंखों में नफरत साफ महसूस की जा सकती थी। सूज समेत तो उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। वो नहीं जानता कि वो अपने सीक्रेट किस बंदे के हाथ दे रहा है, और यही उसकी भूल उसकी बर्बादी लेकर आएगी। शाहाना भी कम न थी। आखिर को वो भी बर्जल की डसी हुई थी। पहले आफंदी, फिर सोनिया, मिस्टर और मिसेस राना, और शेख भी। देखते देखते उसने हमारे कितने बंदों को मार दिया, और मुझे सब देख कर भी बर्दाश्त करना पड़ा, सिर्फ 9 ग्रुप की उस फाइल के लिए जो उस रफ़ी के पास है। मगर बर्जल की वजह से मैं अभी तक उसे हासिल नहीं कर पा रहा। इस वक्त सुलेमान एक
अलग ही रूप में था, जिसके लब लहजे में पहले वाली नरमी और हलावत सब गायब थी। रिलैक्स मेरी जान, तुम सब हासिल करोगे और इसके बाद हम देखेंगे बर्जल की बर्बादी, जिसकी शुरुआत में उसकी बीवी से करूंगी, क्योंकि मुझे वो जहर लगती है। शहाना की आंखों में मरी मरी में शॉपिंग करते बर्जल और फारसिया के मुस्कुराते चेहरे लहराए तो वो नफरत से फनकारी थी, क्योंकि वो बर्जल इब्राहिम के पास फारसिया की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ये सुलेमान भी जानता था, इसलिए तो सुलेमान के साथ काम करने पर वो राजी हो गई थी। फारसिया ने महापारा के कमरे में झांका जहां वो बेड पर आराम फरमा रही थी। फारसिया उनके पास चली आई। मम्मा, फारसिया के पुकारने पर महापारा उठकर बैठ गई। आओ मेरी जान, वो बर्जल मुझे लेने आए हैं, मैंने सोचा आपसे मिलकर जाऊं। फारसिया कुछ मध्यम लहजे में बोली, क्योंकि कल का वो देख रही थी सिवाय महापारा के कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाइयों ने तो इतना भी नहीं किया था कि उसे गले से लगाकर दिलासा ही दे देते। बर्जल ठीक रहता है ना तुम्हारे साथ? वो इस्तफसार करने लगी। जी, वो बहुत अच्छे हैं। चलो शुक्र है, अब मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद नहीं हूँ। वो मुस्कुराई। मम्मा, बाबा को किसने मारा है? फारसिया के सवाल पर महापारा चौंकी थी। क्या मतलब? तुम्हें बताया तो था कि हार्ट अटैक। चच्ची कहती है कि बर्जल ने मारा है उनको। कमर भाई ने भी यही कहा है। वो कुछ रूहान सी हो रही थी कि खौफजदा थी, कुछ बेयकीनी भी थी उसमें। वो इसलिए कि बर्जल के तुम्हारे बाबा के साथ दुश्मनी को सब जानते हैं, इसलिए उनको शक है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बर्जल अपने मामू को कैसे मार सकता है? महापारा बेगम के इंकशाफात पर वो साकित हो गई थी। क्या मतलब मम्मा? मतलब ये कि बर्जल तुम्हारी आयशा फूफू का बेटा है, तो वो कैसे इतना बड़ा जुल्म कर सकता है? तुम अपने दिल से पूछो, क्या बर्जल तुम्हें ऐसा लगता है? और क्या तुम यूं ही हर किसी की बातों में आकर बर्जल पर शक करोगी? महापारा बेगम उसका जहन हर किस्म की सोच से पाक करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फारसिया बर्जल से बदजन हो और उनका घर खराब हो। नाजिर अवान के साथ जो भी किया वो उस पर बर्जल का हक समझती थी, क्योंकि नाजिर अवान ने आयशा और इब्राहिम के साथ जो कुछ किया था, महापारा उसकी गवाह थी। नहीं मम्मा, मैंने तो वैसे ही आपसे पूछा, क्योंकि चचा को जो हार्ट अटैक हुआ था उसका कसूरवार भी वो बर्जल को ठहरा रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे शौहर की वजह से हमारा बिजनेस ठप पड़ गया। वो तुम्हारे चचा की हालत पर ऐसे रिएक्ट कर रही है, तुम उसकी फिक्र ना करो और अपने घर पर तवज्जो दो। अब जाओ, बर्जल इंतज़ार कर रहा होगा, मैं अब मिलने आया करूँगी तुमसे। महापारा बेगम ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। वो जब बाहर आई तो बर्जल गाड़ी के पास खड़ा मोबाइल कान से लगाए हुए था। कैसी है मेरी जान? बर्जल मोबाइल जेब में रखता गर्मजोशी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसे अपने साथ लगाए वो उसकी पेशानी चूम गया। मैं ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली और बर्जल की फ्रंट डोर ओपन करने पर गाड़ी में बैठ गई। तबीयत तो ठीक है ना? फिक्रमंदी से पूछने लगा। बर्जल को वो चुप चुप लग रही थी। जी, बस नींद पूरी नहीं ले सकी। ओके, अब घर जाकर जितना चाहो रेस्ट कर सकती हो। बर्जल ने प्यार से गाल थपथपाया तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। बर्जल लाउंज में लैपटॉप पर ही कुछ काम कर रहा था जब उसने सुलेमान को लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा। आ गए तुम? बर्जल ने लैपटॉप एक तरफ रख दिया। जी। वो उसके पास बैठने की बजाय खड़ा रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने, जबकि हारिस ने तो 2 घंटे कबल ही तुम्हें फ्री कर दिया था। हाँ, एक काम याद आ गया था, सुलेमान ने पूरे एतमाद से जवाब दिया तो बर्जल ने सर हिला दिया। मैं दो दिनों के लिए हैदर और फारसिया को आंसा फूफू के पास दुबई भेज रहा हूँ, ताकि फारसिया ज़रा अपने बाबा के गम से ध्यान इधर उधर हटा सके। और हैदर भी जाना चाह रहा है, तो तुम देख लो उसके पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह। सुलेमान उसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था, मगर जाहिर नहीं किया था। शायद उनके जाने का मकसद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जी भाई, मैं 1-2 दिन में कर देता हूँ। ओके गुड। बर्जल ने फिर से लैपटॉप अपनी गोद में रख लिया तो सुलेमान भी सर झटक कर अपने कमरे में चला आया। ये फैसला क्यों कर हुआ? वो इसी सोच में गलता था जब हैदर को अपने कमरे में आता देखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई अब फ्री है ना? हैदर ने एहतियातन पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम आओ ना। ये आप इतना तैयार शहर होकर किस खातून से मिलने गए थे? हैदर को तब के यही मरोड़ उठ रहे थे। खातून से क्यों कर मिलूंगा मैं? सुलेमान ने कंधे उचकाए। क्यों मिला जाता है किसी खातून से? अरे भाई, कोई इश्क विश्क के लिए ही तो ना।
इश्क विश्क वो तो हमारी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं लड़के। सुलेमान की बात पर हैदर की आंखों के सामने हानिया का चेहरा लहराया। मगर मोहब्बत होने को हो जाती है, इसमें किसी कैटेगरी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। खैर है छोटे, तुम तो नहीं इस चक्कर में पड़ गए। सुलेमान ने सर से पांव तक उससे मानी खजी से देखा था। हैदर सर खुजाने लगा। अभी कहाँ भाई, अभी तो शुरुआत की थी। मगर बरजल भाई ने प्लान ही चौपट कर दिया। हैदर ने मुंह बसोरा। क्यों? सुलेमान उससे बैठने का इशारा करके खुद भी एक तरफ टिक गया। आपको नहीं पता कि भाई हमें दुबई भेज रहे हैं कुछ दिनों के लिए? हाँ, तो तुम खुद ही एक्साइटेड थे ना वहाँ जाने के लिए। वो तो पहले था ना, अब तो ज़बरदस्ती भेज रहे हैं भाई मुझे। मैंने किया कि भाभी को भेज दे, पर नहीं, वो मुझे भी साथ ही जाने को कह रहे हैं। हैदर जिसे हानिया से मिलना था, इतना उसने प्लान किया हुआ था, अब वो कुड़ रहा था। अभी तो मेरी लव स्टोरी पहली किश्त पर थी कि भाई ने एक लंबा गैप दे दिया। वो अपना ही रोना रो रहा था, उसके बरअक्स सुलेमान कुछ और सोच रहा था। बजल भाई तो कह रहे थे कि हैदर खुद जाना चाहता है। अरे मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, इसलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप भाई से सिफारिश करें ना मेरी, 1 हफ्ते की मोहलत दे दे। मेरा ज़रा भी दिल नहीं जाने का। ओके, मैं बात करूँगा, तुम फिक्र ना करो। हाय शुक्रिया माय हैंडसम ब्रो। हैदर मक्खन लगाने में तो माहिर था। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए उसके बाल बिगाड़े। हैदर के जाने के बाद वो मुसलसल कुछ सोचता रहा, फिर जैसे उसकी आंखें चमकी थी और वो इजलत में कमरे से बाहर निकल आया। बरजल देख रहा था कि वो जब से ऐवान हाउस से वापस आई थी कुछ गुमसुम और बुझी बुझी सी थी। वो आज अपने सारे ज़रूरी कामों को लात मारता आज का दिन उसके साथ बिताने वाला था। क्या सोचा जा रहा है? वो उसके साथ बेड पर ही टिक गया। कुछ भी नहीं। फारसिया ने देखा वो उन्हीं कपड़ों में मलबूस था जो उसने जॉगिंग के लिए पहने हुए थे। आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज? वो टाइम देखने लगी जहाँ घड़ी 9 के हिंदसे को पार करने वाली थी। उदास बीवी को छोड़कर कौन अहमक ऑफिस जाता है? आप। वो बेइरादा ही इसके लबों से निकला था और बजल उछल कर उसकी तरफ पलटा। क्या कहा? वो मेरा मतलब था कि आपको क्यों लगा कि मैं उदास हूँ? वो गड़बड़ाकर सफाई देने लगी, फिर बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। इस अदा पर तो 7 खून भी माफ़ किए जा सकते हैं। उसका इशारा उसके हाथ पकड़ने पर था, जिस पर वो खुजल होती हाथ छोड़ गई। मगर बरजल ने उसी हाथ से उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया था। तुम 2 दिन से चुप चुप हो फारसिया, तुम्हारी ये खामोशी मेरी जान जला रही है यार। अब के वो नरमी से उसका हाथ दबाने लगा था। वो आप मेरे क्या लगते हैं? उसके अजीब से सवाल पर बरजल का दिल चाहा हंसे, मगर उसकी कैफियत का अंदाज़ा करता वो आसानी से जवाब दे गया, तुम्हारा शौहर हूँ और क्या। इसके अलावा? फारसिया के इस सवाल पर जैसे वो सारा मामला समझ गया था, और ये भी कि 2 दिनों से वो इसी कश्मकश में उलझी हुई थी। बरजल बिना कुछ बोले उठा और वार्डरोब के अंदर बने लॉक डोर को खोलता वो एक एल्बम बाहर निकालकर उसके पास चला आया। इसमें मेरी मम्मा और पापा की तस्वीरों के साथ मेरी बचपन की तस्वीरें हैं और तुम्हारे सवाल का जवाब भी। फारसिया ने एल्बम खोला था और पहली तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें खुली थी। आयशा पुप्पू। वो महापारक के पास उनकी तस्वीरें देख चुकी थी, क्योंकि दोनों कजिन्स और बेस्ट फ्रेंड्स भी थी। मैं तुम्हारी आयशा पुप्पू का बेटा ही हूँ और तुम्हारा शौहर भी और कजिन भी लगता हूँ। मम्मा ने बताया था। मुझे लगा उनको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि आपने मुझे नहीं बताया ना पापा को, वरना वो आपसे कभी ना लड़ते। फारसिया की बात पर अपने सर तासुरात को बखूबी छुपा गया जो नाजिर ऐवान के जिक्र पर नमूदार हुए थे। तुम्हें बताना चाहता था, मगर कुछ हालात ऐसे रहे कि बता नहीं सका, क्योंकि मुझे भी ये हकीकत शादी के बाद पता चली थी कि जिसे मैं दिल दिए बैठा हूँ उसके साथ मेरे 2 रिश्ते हैं। बरजल नरमी से मुस्कुराता बोला, जो मुस्कुराकर तस्वीरें देख रही थी। बरजल की बचपन की तस्वीरों पर वो खूब हंस रही थी, क्योंकि आयशा और इब्राहिम ने बरजल की हर शरारत को कैमरे में मकीद किया हुआ था, जैसे उनको पता था कि वो उसका बस बचपन ही देख सकते हैं। आपके पापा बिल्कुल आप जैसे हैं। आयशा और इब्राहिम की मरी की उसी कॉटेज की तस्वीर थी जहाँ ये लोग रह कर आए थे। मैं बिल्कुल अपने पापा जैसा हूँ, इसलिए तो बहुत खूबसूरत हूँ। बरजल ने उसका जुमला दुरुस्त करते हुए शौक़ी से कहा। ये किसने कहा? वो भी शरारत के मूड में आ गई थी और बरजल को ये चीज़ खुश आइंद कर लगी थी।
तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों ने। बर्ज़ल उसकी दोनों आँखों पर बारी बारी झुका था। आँखें भला बोलती है क्या? वो उससे परे होने लगी, मगर ये कोशिश नाकाम कर दी गई। बहुत सारी बातें आँखों से ही तो शुरू होती है, जैसे कि मेरी आँखें अब बोल रही है कि मिसेस बर्ज़ल को करीब से करीब स्तर किया जाए। गंभीर लहजे में बोलता वो उसे सचमुच में सटपटाने पर मजबूर कर गया। फारसिया उसकी निगाहों के मानी खेजी से खुद में सिमटने लगी। तुम अब बहका रही हो। बर्ज़ल ने उसके दुपट्टे को अपने हाथ में लेते हुए उसे देखा। नहीं तो मैं तो मिस जोना के पास जा रही हूँ। उसकी इशारे करती निगाहों से नज़रें चुराती वो दुपट्टा उसके हाथ में ही छोड़ कर उड़ गई। और इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, बर्ज़ल ने बड़ी फुर्ती से उसे अपने काबू में कर लिया। मिस जोना से ज़्यादा इस वक्त तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत है। वो एक पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद करता अब बेड की तरफ आ रहा था। वो हैदर भाई ने हैदरनामा सुनने का ज़रा मूड नहीं, और जो मूड बन रहा है तुम उस पर फोकस नहीं कर रही। बर्ज़ल ने फारसिया को बेड पर धकेला। ऑफिस से छुट्टी का कुछ तो मदावा बनता है ना मिसेस। उसके चेहरे पर झुकता वो उसके होश उड़ाने लगा था, जो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। फिर उसकी शिद्दतों के आगे बेबस होती उसके सीने में ही अपना सर छुपाने को मजबूर हो गई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।